साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर सुन और देख पा रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F2 जिसका नाम है बचपन और विकास, बचपन और बाल विकास, इसके यूनिट 1 को हम लोग देखेंगे बचपन व बाल विकास की समझ। तो यदि आप बिहार से डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, या फिर यदि आप शिक्षक कोई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, और यदि आप यह टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के F2 पेपर जिसका नाम है बचपन और बाल विकास, इस पेपर F2 के यूनिट 1 बचपन व बाल विकास की समझ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F1 इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर मिल जाएगा। तो F1 पेपर के सभी यूनिट का वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F2 बचपन और बाल विकास के यूनिट 1 बचपन व बाल विकास की समझ को हम लोग देखेंगे। और इसमें पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा जूम करके मैं आप सभी को भी दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग इस वीडियो में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। इकाई 1 बचपन और बाल विकास की समझ में हम लोग 4 पॉइंट को देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे बच्चे तथा बचपन मनोसामाजिक अवधारणा। सेकेंड पॉइंट है बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक। और थर्ड पॉइंट है बाल विकास अवधारणा, विकास के विविध आयाम प्रभावित करने वाले कारक। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वृद्धि एवं विकास, अंतर संबंधों की समझ, अध्ययन के तरीके। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग इस इकाई में ही देख लेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बारी बारी से हम लोग इन सभी चीज़ों को हम लोग देख ले रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर जिसका नाम है बचपन और बाल विकास के इकाई 1 बचपन व बाल विकास की समझ को हम लोग इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बचपन वर्ड के बारे में जानेंगे। तो बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था से पहले तक के काल को बचपन कहते हैं। यानी बचपन जो है वह काल है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था से पहले तक का होता है। इसके बाद देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो बालक 18 वर्ष से कम का है बच्चा या बचपन कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो बालक 18 वर्ष की उम्र को तक पहुंच चुके हैं, तो उन सभी बच्चों को हम लोग बच्चा कहते हैं, जिसे बचपन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि बचपन जो है बालक का स्वर्ण काल होता है। यानी बचपन जो है, बचपन एक ऐसा काल है, एक ऐसी अवस्था है जो बच्चा का स्वर्णिम काल होता है, क्योंकि बचपन में किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है तथा बच्चा स्वतंत्र होता है एवं जिज्ञासु होता है। क्योंकि बचपन की अवस्था में बालक को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है, खेलते रहता है, खाता है, सोता है, और वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। किसी भी चीज़ को देखेगा तो आपसे प्रश्न पूछने लगेगा और आपके पास प्रश्न का लाइन लगा देगा कि ये कैसे है, ये कैसे बनता है, ये कहाँ से आया। इस प्रकार के मन में बच्चा का चलते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे होंगे कि बचपन एक कोरी स्लेट की तरह होता है। माता पिता, समाज व विद्यालय उसे जैसे लिखे बालक ठीक उसी प्रकार का बनता है। यानी बचपन को एक कोरी स्लेट की तरह माना गया है। जिस प्रकार से स्लेट पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, उसी प्रकार से बचपन बालक की एक ऐसी अवस्था है जिसे माता पिता, समाज और विद्यालय उसे जैसा चाहेगा उसे उस प्रकार का बना देगा। इसके बाद देख पा रहे होंगे कि सभी बालकों का जो बचपन होता है भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग समाज के होते हैं, अलग अलग परिवार के होते हैं, अलग अलग माहौल में रहते हैं, तो सभी का बचपन अलग अलग होता है। इसके बाद देख रहे होंगे कि बचपन में बालक बहुत चंचल, जिज्ञासु, रचनात्मक, हंसमुख एवं सहयोगात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी बचपन में जो बालक होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं, बहुत ही नटखट होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, किसी भी चीज़ को उनमें जानने की इच्छा होती है, रचनात्मक होते हैं, किसी चीज़ को लेकर कुछ न कुछ बनाते रहेंगे। मिट्टी ले लेंगे तो मिट्टी से कुछ बनाएंगे,
लकड़ी ले लेंगे तो लकड़ी से कुछ बनाएंगे, कागज़ ले लेंगे तो कागज़ से भी कुछ बनाते रहते हैं। यानी रचनात्मक और हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि उसके पास कोई टेंशन नहीं होता है। एवं सहयोगात्मक प्रकृति को होते हैं। यदि किसी बच्चा के पास कुछ है और उसके पास कुछ कोई और दूसरा बच्चा आ गया या कोई उससे बड़े लोग आ गए तो उसको वो चीज़ उसे भी दे देता है। तो इस प्रकार से बच्चे जो हैं वो सहयोगात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हम क्या किसी को दे रहे हैं, उससे हमें नफ़ा होगा या नुकसान होगा या लाभ होगा, उससे उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर हम सभी देख पा रहे हैं कि बचपन जो है एक मिट्टी की मूर्ति की तरह होता है। जैसे कुम्हार मूर्ति को निखारता है, ठीक उसी तरह माता पिता, समाज व विद्यालय बच्चों को निखारते हैं। यानी बचपन एक मिट्टी की मूर्ति की तरह होता है। जिस प्रकार से कुम्हार जो है वो मिट्टी से अलग अलग शेप को दे देते हैं, अलग अलग शेप का वस्तुएं को निर्माण करते हैं, उसी तरह माता पिता, समाज व विद्यालय भी बच्चों को जैसा चाहेंगे उस प्रकार से उसे बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख पा रहे होंगे बाल विकास। तो बाल विकास हमें समझना है। तो बाल विकास का अर्थ बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक आदि विकास से है। यानी बाल विकास का मतलब है बच्चों का विकास। तो बाल विकास का अर्थ होता है बालक के हर तरह का विकास, यानी उसके शरीर में परिवर्तन, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषाई विकास, यानी उनमें सभी भाषाओं का ज्ञान, और धार्मिक विकास आदि विकास। यानी धार्मिक यानी जिस धर्म से वो बच्चा बिलोंग करता है तो उस धर्म के बारे में उसे जानकारी भी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसा कि पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव में पाई जाती है तथा यह माँ के गर्भ से लेकर अंत समय यानी मृत्यु तक चलती है। यानी विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये कभी अंत होने वाला नहीं है और यह प्रत्येक जीव में माँ के गर्भ से लेकर ही उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक हर तरह का विकास होते रहता है। और यह जो विकास है वो अंत तक यानी मृत्यु तक चलती है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार कुछ न कुछ बच्चा में डेवलपमेंट होते ही जाएगा। कभी ये नहीं कह सकते कि बच्चा डेवलप हो गया। इसके बाद हम लोग अब बारी बारी से इस इकाई में F2 पेपर के इकाई 1 में हम लोग बारी बारी से पॉइंट वाइज सभी बातों को जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पॉइंट 1 में हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग गर्भधारण यानी गर्भावस्था के बारे में जानेंगे, जो 0 से 9 महीना तक होते हैं। ये गर्भावस्था का काल होता है जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं। इसके बाद है शैशवावस्था, और शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, या जनरली कभी कभी 2 से 6 वर्ष तक भी देखा जाता है किसी भी बुक में। इसके बाद बाल्यावस्था आता है 6 से 11 वर्ष, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष से ऊपर का है। तो हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था है। गर्भावस्था तो उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जान लीजिए कि गर्भावस्था जो माँ के गर्भ में होते हैं बच्चे 0 से 9 महीना तक, वो गर्भावस्था का काल होता है। तो सबसे पहला हम लोग शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष के बच्चों को की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। और शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, और इसलिए क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है वो पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर रहता है तथा इस अवस्था में बालक को किसी प्रकार का टेंशन और जिम्मेवारी नहीं होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होते हैं। खाने के लिए, पीने के लिए, उसे कहीं ले जाने के लिए वो किसी दूसरे पर ही निर्भर होता है। और इस अवस्था में बालक को किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है एवं किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होती है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शैशवावस्था की विशेषता के बारे में जानेंगे कि शैशवावस्था की विशेषता क्या है। तो इस अवस्था में मानसिक विकास में तीव्रता होती है। मानसिक विकास बच्चों का बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसके बाद है सेकेंड, शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से इस अवस्था में होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है, बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख लेते हैं। स्वप्रेम की भावना इनमें होती है। आप देखे होंगे घर में
अगर 2 या 3 बच्चे घर में, एक बच्चा को अगर मारिएगा तो दूसरे बच्चा आप पे गुस्साएगा कि क्यों उसे मार रहे हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें कुछ न कुछ जानने की इच्छा होती है, बड़ों पर निर्भर रहना, ये बड़ों पर निर्भर रहते हैं किसी चीज़ के लिए। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे नेक्स्ट विशेषता में है, सारे कार्य अपने ज्ञानेंद्रिय से करते हैं। जितने भी इसके ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञान आँख कान नाक से भी ये अपना सारे कार्यों को करते हैं, इशारा से भी हर बातों को एक कह पाते हैं। इसके बाद है कि महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 वर्ष से 5 वर्ष में बन जाता है। यानी महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक फ्रायड का कहना था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 वर्ष से 5 वर्ष में बन जाता है। यानी वह लक्षण जो है उस बच्चा में उसी समय आ जाता है कि वह बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सेकंड है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था जो है 6 से 11 वर्ष का होता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होता है, जो कि जीवन का अनोखा काल होता है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है, जो कि 6 से 12 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बालक की भाषाई क्षमता, समूह कार्य, खेल की भावना तथा प्रारंभिक विद्यालय की आयुकाल कहा जाता है। यानी शैशवावस्था के बाद सेकंड आता है बाल्यावस्था, और यह अवस्था 6 से 11 वर्ष का होता है, और यह जीवन का बहुत ही अनोखा काल होता है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है तथा इस अवस्था का जो काल है वो 6 से 12 वर्ष है। और इस अवस्था में जो बालक हैं, बालक के अंदर भाषाई क्षमता, यानी किसी भी बात को वह बोल सकता है, कह सकता है, समझ सकता है, और समूह में कार्य करने की इनमें भावना आ जाती है, खेलने की भावना आ जाती है, तथा प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के विद्यालय में जाने का इनका समय हो जाता है। वो वहाँ जाकर ये अपना अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो बाल्यावस्था की जो फर्स्ट विशेषता है वह है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। यानी शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। भाषा विकास में तीव्रता आती है। गंदी आदतों का विकास इस काल में ज़्यादा होता है। समूह कार्य की भावना होती है। नैतिकता की भावना, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस चीज़ों को समझ लेते हैं। आत्मनिर्भरता की भावना आती है, अपने बाल बांध लेते हैं, खाना बना लेते हैं, खुद से खाना ले लेते हैं। और स्कूली शिक्षा की भावना आ जाती है कि हमें कुछ पढ़ना है, सीखना है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है वह है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को हम लोग जान लेते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से 18 वर्ष की होती है, और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आरंभ होता है। यह अवस्था 11-12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलता है, जो कि जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि यह काल उथल पुथल वाला काल होता है। इस अवस्था में बालक जो है परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं तथा सोचने समझने की शक्ति में परिपक्वता आती है, तथा बालक इस अवस्था में गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं। यानी किशोरावस्था बहुत ही उथल पुथल वाला काल होता है। इस काल में बच्चों पर निगरानी करना, ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, किसी चीज़ को सोचने समझने लगते हैं, उनमें परिपक्वता का गुण आ जाता है, और गलत रास्तों पर यानी निगेटिविटी की ओर ये लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसके बाद हम लोग इस अवस्था की विशेषता को जान लेते हैं कि किशोरावस्था की विशेषता क्या होती है। तो अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। यानी किसी चीज़ के बारे में अगर सामने वो नहीं भी रहता है, यानी जैसे अगर साइकिल के बारे में बोल देते हैं, साइकिल अगर सामने नहीं है तो फिर भी वो साइकिल के बारे में वो आसानी से उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। शारीरिक विकास व मानसिक विकास में परिपक्वता आती है। शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से हो जाता है, और मानसिक विकास भी तीव्र गति से हो जाता है। इसके बाद यौन परिपक्वता आता है। विद्रोह की भावना विकसित होता है। किसी से ये जल्दी लड़ाई झगड़ा शुरू करना आरंभ कर देते हैं। इसके बाद है समस्या समाधान तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। किसी भी समस्या अगर उसके सामने आता है तो उसका समाधान करना और निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। तो यह सब किशोरावस्था की विशेषता है। इसके बाद चौथी अवस्था में चलेंगे, जो प्रौढ़ावस्था आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और यह अवस्था 18 वर्ष से ऊपर की होती है। किशोरावस्था खत्म होने के बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होता है, तथा इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से अनुभवी हो जाता है तथा हर क्षेत्र में परिपक्वता आ जाती है। यानी 18 वर्ष से ऊपर के आयुकाल को प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है, और इस अवस्था में व्यक्ति जो है पूरी तरह से अनुभवी हो जाता है, हर चीज़, हर बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इस अवस्था में
इज्जत, मान, प्रतिष्ठा तथा सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी वो चाहता है कि हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में मिले, मुझे इज्जत मिले, और इस प्रकार से सम्मान की भावना इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम लोग पॉइंट 2 की तरफ चलेंगे, यानी इस F2 पेपर के इकाई 1 के पॉइंट 2 की तरफ चलेंगे। और पॉइंट 2 में हम लोग जानेंगे बचपन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो बचपन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 2 कारक हैं। फर्स्ट है आंतरिक कारक, और आंतरिक कारक के जो अंतर्गत आते हैं उन सभी को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इन सभी को आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला हो गया आंतरिक कारक, और सेकंड बाह्य कारक होता है। तो आंतरिक कारक के अंतर्गत जो आते हैं वो वंशानुगत कारक आते हैं, शारीरिक कारक, बुद्धि कारक, संवेगात्मक कारक और सामाजिक प्रकृति। और इस प्रकार से जब हम लोग सेकंड में चलते हैं, सेकंड आपको बाह्य कारक आ गया। तो बाह्य कारक के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान माता पिता का स्वास्थ्य, जीवन की घटनाएं, आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही है, भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सभी जो है वो बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं। तो आंतरिक कारक में जो अभी आ रहे थे उन सभी को हम लोग जो प्रभावित करने वाले कारक थे बचपन को, उन सभी को देख लेते हैं। तो आंतरिक कारक में जो सबसे पहला है वंशानुगत कारक। तो बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में इसके अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी वजह से बच्चे के ऊपर नकारात्मक या सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। यानी वंशानुगत कारक, यानी कोई भी बच्चा का रंग, रूप, आकार, शारीरिक ऊंचाई, लंबाई, जो भी उसकी वृद्धि होती है तो उसमें उसके माता पिता का गुण आते हैं। तो यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि नकारात्मक या सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अगर वो नटा हो जाएगा, उसके माता पिता छोटे कद के हैं, कम कद के हैं, तो अभी अगर कम कद का होगा और दूसरे बच्चे उसके आसपास वाले बच्चे अगर लंबे होंगे तो उनमें थोड़ा सा नेगेटिविटी की भावना आएगी कि हम छोटे हैं। तो इस प्रकार से उस बच्चा का वो बचपन प्रभावित होगा। इसके बाद सेकेंड जो है वो बुद्धि है। तो बुद्धि को हम लोग समझ लेते हैं, बुद्धि किस प्रकार से बचपन को प्रभावित कर सकता है। तो बाल विकास को प्रभावित करने में बुद्धि भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जिसकी बुद्धि प्रतिभाशाली होती है, जो उत्कृष्ट की वृद्धि होती है, उत्कृष्ट वृद्धि होती है जिनका, तो उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। लेकिन जिसके बुद्धि प्रतिभाशाली नहीं होते हैं उनका मानसिक विकास तीव्र गति से नहीं होती है, क्योंकि जिसकी बुद्धि प्रतिभाशाली होते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, तो उनका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। और जिसका बुद्धि कम होगा, प्रतिभाशाली नहीं होगा, उसका मानसिक विकास तीव्र गति से नहीं होगा, धीमी गति से होगा। ये सब बचपन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है, आप सभी देख पा रहे होंगे, संवेगात्मक कारक। तो संवेगात्मक कारक बालक में जिस प्रकार के संवेगों की भावना विकसित होती है, ठीक इसी प्रकार बालक में मानसिक, नैतिक, शारीरिक संबंधी विकास को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि एक संवेगात्मक बालक अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है तो वह प्रभावित हो सकता है तथा उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। संवेगात्मक कारक, इसको सीधे सीधे समझ लीजिए कि मन पर नियंत्रण रखना। अगर मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो वह उसको बचपना जो है उसको प्रभावित कर सकता है। सेकंड है, आप देख पा रहे होंगे, सामाजिक प्रकृति। तो सामाजिक प्रकृति को हम लोग समझ लेते हैं, किस प्रकार बचपन को प्रभावित करता है। तो सामाजिक प्रकृति जो है, बालक जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधित विचारों पर पड़ेगा। यानी बालक जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, समाज से घुल मिलकर रहता है, समाज की बातों को मानता है, तो उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक और भाषा संबंधित उसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। यानी जिस प्रकार के वो समाज में रहेगा वो उसी प्रकार से वो बच्चा भी सीखेगा। तो उसका जो बचपना है उस समाज के चलते उसका प्रभावित हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है शारीरिक कारक। तो शारीरिक कारक बचपन को कैसे प्रभावित कर सकता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो शारीरिक कारक, जो बालक जन्म से दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी भी प्रकार के शारीरिक समस्या से ग्रसित है तो उनका शारीरिक व मानसिक विकास सही नहीं होगा तथा उसका बचपन प्रभावित होगी। यानी जो जन्म से ही दुबला पतला है, बीमार रहता है, तो उसका जो बचपना एक तरह से कहिए छीन जाता है। इसके बाद हम लोग आंतरिक कारक के बाद हम लोग बाह्य कारक को समझते हैं कि वो कौन से बाह्य कारक हैं जो बचपन को प्रभावित
करते हैं। तो बाह्य या बाहरी कारक में जो सबसे पहला है वो गर्भावस्था के दौरान माता पिता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल तथा पौष्टिक भोजन एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का प्रभाव माता पर पड़ता है तो वह प्रभाव बच्चों के ऊपर भी देखने को मिलता है। यानी गर्भावस्था के दौरान माता का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब उसे पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगी, उसका शारीरिक स्वास्थ्य उस समय सही नहीं होगी, तो उसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीवन की घटनाएं, यानी आपके जीवन में जो घटनाएं घटती है उसको बचपन को कैसे प्रभावित करती है। तो जीवन की घटनाएं जो है वो बालक के बचपन व विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं जो बालक से सामने से घटती है तो बालक उसे जल्दी भूल नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसका विकास सही से नहीं होता है तथा प्रभावित हो जाता है। यानी आपके घर में कोई बच्चे हैं और आपके घर में कोई हादसा या कोई घटना किसी से हो गई, तो बच्चा उस चीज़ को कभी वो भूल नहीं सकता है। उसके मन में हमेशा चलते रहेगा कि हमारे घर में इस प्रकार की घटना हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो बाह्य कारक है वह है भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण को समझ लेते हैं, यह बचपन को कैसे प्रभावित करता है। तो बालक का जन्म जितना अच्छा परिवेश समाज में होता है उतना ही अच्छा विकास बालक का होता है, लेकिन अगर बालक का परिवेश सही नहीं तथा जहाँ रहता है वहाँ का वातावरण सही नहीं हो तो उसका विकास प्रभावित होता है। यानी भौतिक वातावरण भी बचपन को प्रभावित करता है। यानी बालक का जन्म जितना अच्छा परिवेश में होगा, जितना अच्छे जगह पे होगा, अच्छा समाज में होगा, तो उसका उस बच्चे पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। यानी जो समाज अच्छा है तो उसका बचपन भी अच्छा होगा, या फिर किसी भी समाज का रीति रिवाज सही नहीं हो तो उस बच्चा का भी रीति रिवाज उसी ढंग से हो जाएगा। इसके बाद सामाजिक व आर्थिक स्थिति बचपन को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो सामाजिक व आर्थिक स्थिति, जब बालक अपने घर या परिवार में सामाजिक व आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो वह बाल विकास या बचपन को प्रभावित करता है। यदि बालक के घर या माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो वह कहीं कार्य करने पर मजबूर हो जाता है, और इस प्रकार से बच्चों का बचपन प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जिस घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, सामाजिक स्थिति ठीक नहीं हो, समाज में कद्र नहीं हो रही हो, तो उस घर के बच्चे जो हैं कुंठित हो जाते हैं और मजबूरनवश आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो बाहर कहीं चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पॉइंट 3 के बारे में बात करेंगे। F2 पेपर के इकाई 1 के पॉइंट 3 हम लोग देखेंगे और पॉइंट 3 में जानेंगे माल मनोविज्ञान, यानी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में, कि बाल मनोविज्ञान कि क्यों उपयोगी है और इसका महत्व क्या है। तो बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। यानी बाल मनोविज्ञान की सहायता से हम लोग बालकों के व्यवहार को अध्ययन करते हैं कि वो घर पर कैसा व्यवहार कर रहा है, विद्यालय पर कैसा वो व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से घर के वातावरण को बच्चे के अनुकूल उपयुक्त बनाने में हमें सहायता मिलती है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देख पाएंगे कि बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उनके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस बच्चा का व्यवहार सही है और किस बच्चा का व्यवहार सही नहीं है, और उसके अनुसार जिस बच्चा का व्यवहार सही नहीं होता है तो उसकी आदत एवं व्यवहार में सुधार करने की कोशिश की जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है, क्योंकि एक बाल मनोविज्ञान ही बच्चों के मन के विज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब ही होता है मन का विज्ञान, यानी उसके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को जानना और समझ लेना। तो बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता हमें मिलती है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ और भी बातों को देख लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह भी दिया जा सकता है। यानी बाल मनोविज्ञान के माध्यम से किसी भी बालक के व्यक्तित्व का हम लोग पता लगाते हैं कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका व्यवहार क्या है,
और उसके व्यवहार को जानकर, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकर यदि हम लोग देख लेते हैं कि उसका व्यवहार सही नहीं है तो उसके व्यवहार में सुधार करने की कोशिश की जाती है ताकि उस बच्चा का भविष्य जो है बेहतर बन सके। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी बच्चों के अगर में चल रही, उनके मन में जो बातें चल रही है, अगर उन बातों को यदि आप जान जाएंगे तो उसको जो समस्या आ रही है उसका आप निराकरण कर पाएंगे। यानी यदि उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसके मन के विज्ञान को, उसके मन की स्थिति को जानेंगे कि उसे मन क्यों नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में कोई चल रहा है बात, तो उन सभी बातों को हटाने का प्रयास करेंगे काउंसलिंग करके। वैसे बच्चों को मन में चल रहे निगेटिविटी की भावना को हटाएंगे और उसको शिक्षित करके उसका बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर पाएंगे, और ये बाल मनोविज्ञान के ही माध्यम से संभव है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 4 की ओर चलेंगे, और पॉइंट 4 में हम लोग यानी F2 पेपर के इकाई 1 के पॉइंट 4 की हम लोग चर्चा करेंगे, और पॉइंट 4 में जानेंगे वृद्धि एवं विकास के बारे में, अंतर संबंधों की समझ, अध्ययन के तरीके। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आ रहा है, सबसे पहले हम लोग वृद्धि को जान लेते हैं कि वृद्धि क्या होती है। तो वृद्धि से आशय बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों के विकास से है। यानी वृद्धि का सीधा संबंध होता है बालक का शारीरिक यानी लंबाई बढ़ना, संरचना के विकास से है, उसका हेल्थ के विकास से है, जिसके अंतर्गत लंबाई आता है, उसके भार में परिवर्तन आता है, उसके मोटाई में परिवर्तन आता है तथा उसके अन्य अंगों के विकास से होती है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों से होती है, क्योंकि जब विकास होगा, शरीर के अंगों का विकास होगा तो बाहरी अंग का भी विकास होगा और उसके शरीर के अंदर का भी अंग का विकास होगा। वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, ऐसा नहीं है कि लंबाई बढ़ते जाएगा तो बहुत, जब बूढ़े हो जाएंगे तो बहुत ऊंचे हो जाएंगे, उन पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है और फिर वो रुक जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। यानी हेरिडिटी यानी माता पिता का गुण जो है वो बच्चों में आ जाता है, तो ये वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके बाद विकास को हम लोग जान लेते हैं कि विकास क्या है। वृद्धि को जानने के बाद विकास को जान लेते हैं। तो विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसके बाद हम लोग और आगे जान लेते हैं, और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विकास की प्रक्रिया में बालक के सभी पक्ष शामिल होते हैं, जैसे भाषाई, संवेगात्मक, नैतिक तथा सामाजिक, संज्ञानात्मक। यानी विकास वृद्धि का मतलब सिर्फ हो गया शारीरिक संरचना में परिवर्तन, लेकिन विकास का मतलब होता है सभी क्षेत्रों का, सभी पक्षों का विकास, यानी भाषाई, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सभी गुणों का विकास। विकास के अंतर्गत गुणात्मक एवं परिणामात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी विकास के अंतर्गत दोनों परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है। विकास का क्षेत्र जो है वो विस्तृत यानी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों का विकास होता है। इसके बाद देख पा रहे होंगे कि विकास को मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई और उसकी भार या उसकी वजन कितना हो गई, लेकिन हम लोग विकास को माप नहीं सकते। इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर, जिसका नाम है बचपन और बाल विकास। तो इस F2 पेपर की यूनिट 1 बचपन और बाल विकास समझ के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के F2 पेपर बचपन और बाल विकास के यूनिट 2 में चलेंगे और यूनिट 2 को देखेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट लास्ट में मैं करता हूं आप सभी से, यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद अगर ये वीडियो देखे होंगे, यदि अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।